अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। 2020-21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ मोशन से 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। चैप्टर 4 की बात करते हैं, वर्क एनर्जी पावर की, जिसमें 9 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। मॉड्यूल 5 कंप्लीट अगर हम ले लेते हैं, जिसमें चैप्टर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है, यानी लास्ट अल्टरनेटिंग करंट तक है। तो टोटल मिलाया जाए तो उसमें 9 मार्क्स का 2021 में पूछा गया है, 14 मार्क्स का पूछा गया है। डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, तो इसमें 8 मार्क्स का पूछा गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगर बात करते हैं, वो 3 मार्क्स का पूछा गया। अगर आप वेव फेनोमेना की बात करते हैं, चैप्टर 14 है, तो वो 6 मार्क्स का पूछा गया है। और मजे की बात ये है कि जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जिनके वीडियो अवेलेबल है। ऐसा नहीं केवल यही पूछा गया है, ये केवल 50% यानी 45 मार्क्स का इतना पूछा गया इन चैप्टर से। बाकी चैप्टर्स भी हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक, वो मैंने प्रोसेस में है, यानी कि वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं अब तक। तो अभी इतने चैप्टर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं आपके पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और आप इस लायक हैं अभी कि अभी आप 45% सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2021 में जो सवाल पूछा गया है। 2021 में केवल 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं, और एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि ऑब्जेक्टिव है, और एक क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि 2 मार्क्स का है, यानी टोटल 3 मार्क्स का सवाल आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछा गया है। और लगभग हर साल इससे 3 नंबर 4 नंबर का ऐसे सवाल पूछा जाता है, 2 से 3 4 नंबर का, और बहुत इजी सवाल आता है। अभी हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे और इसी से रिपीटेड या इसी के जैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपना सवाल सॉल्व करते हैं। The radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. The radius of its 10th orbit is। देखिए, अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको चैप्टर को जाकर देखना चाहिए, चैप्टर को समझना चाहिए, क्योंकि बिना चैप्टर समझे, बिना चैप्टर सीखे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आपको केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो आइए कैसे कुछ सॉल्व करना है इसको समझते हैं। पहले हम 2 फार्मूले की बात कर लेते हैं। कितने फार्मूला की बात करते हैं? वी टॉक 2 फार्मूलाज जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखना। जो सबसे पहला फार्मूला मैं बताने वाला हूँ कि आर एन इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर आर नॉट, या इसको ए नॉट भी कहते हैं। इस चीज को, इस फॉर्मूले को या तो आप ऐसे बता सकते हैं, या इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। अब यहां से क्या क्या टर्म है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर एनथ ऑर्बिट का रेडियस है, ये एनथ ऑर्बिट का रेडियस है यहां पर। ये एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिस रेडियस की हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। तो ये क्या है? ये एनथ ऑर्बिट यहाँ पर है। एनथ ऑर्बिट मतलब जो दिया रहेगा वो होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं बोर रेडियस। बोर रेडियस या तो आपको दिया जाएगा जो कि फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस होता है, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस होता है ये, राइट। तो इसी को हम लोग ए नॉट से भी डिनोट करते हैं, ए नॉट से भी डिनोट करते हैं। अब यानी कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल में यहां पर देखेंगे, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, उसके बाद हम दूसरे फॉर्मूले पर भी आएंगे। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको यहां पर देखिए, आप चाहे तो आर नॉट या ए नॉट, तो मैं यहां पर ए नॉट लिखता हूं। ए नॉट आपको कितना दे रखा है? वो दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम यहां पर दे रखा है आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है R10 पूछ रहा है, यानी कि 10th ऑर्बिट का कितना होगा। तो सिंपल सा आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, R10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और वो कितना दे रहा है? मल्टीप्लाई 0.53, और ये एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा? 53/100। तो 100 से 100 कट गया, ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो जो 10th ऑर्बिट का रेडियस होगा वो हो गया 100 नहीं, 53 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया? 53 एंगस्ट्रॉम, यानी करेक्ट आंसर सी है।
यहाँ तक आप समझ गए और आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 वोल्ट। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है फर्स्ट, यानी इतना आयनाइज करने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अगर आप पहले वाले से भी आयनाइज करेंगे या इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाएंगे तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। यानी कि आप ऐसे समझिए कि ये n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ कह रहा है कि जो इमिट करेगा रेडिएशन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे आएगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी जो रेडिएट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर इस E की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए अगर इस पे बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको E निकालना होता है यहाँ पे, तो यहाँ E का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। E का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है 13.6 और यहाँ होता है 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपको ध्यान रखना होता है। जहाँ ट्रांजिशन में आप n इज इक्वल टू 1 का इस्तेमाल किसको करेंगे, तो इस वाले को n इज इक्वल टू 1 बोलेंगे और इस वाले को n इज इक्वल टू 2 आप बोलेंगे, राइट। और यहाँ से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और पुट करने के बाद आंसर यहाँ पर आप लाएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप इस वाले सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो आइए इस 19 वाले सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं जरा कि 19 वाले में कैसे सॉल्यूशन हमें करना है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे रखा है, 13.6 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आयनाइजेशन हो गया, यानी आप इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है आपको। अब आगे बात करते हैं, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको बोल रहा है n इज इक्वल टू 3 और n इक्वल मतलब n इज इक्वल टू 3 से 2 में आ रहा है। तो यहाँ पर जो n1 की वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे एंड यहाँ पर जो n2 की वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 3 लेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। एनर्जी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अब मुझे बताएं 13.6 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13.6 और यहाँ ब्रैकेट में आप देखेंगे 1/4 माइनस 1/9। ये क्लियर हो रहा है आपको, 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। 13.6 तो ये एलसीएम कितना ले लेंगे आप, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कोई टेबल में तो आते ही नहीं है, तो 36 हो जाएगा इसका। तो यहां पर देखिए ये 4 9 या 36 होता है, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। बाकी आप इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 13.6 मल्टीप्लाई 5/36। अब इसको आपको क्या करना है, ये जूल में आएगा आंसर, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ये जो आंसर आता है ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको आप और ब्रेक करें, नीचे अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलिए 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो 36 है, मुझे लगता है 4 के टेबल से दोनों ही कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अगर इसको 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और ये 9 टाइम हो जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर 34 × 5 और नीचे हो गया 9। तो आप इसको 10 को मैं रहने देता हूँ। तो E इज इक्वल टू आ गया 34 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20, 0 हाथ में 2, 5 या 15, 2 17 और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 × 10। ये 0 से 0 कट गया यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 से आप यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम तो होगा नहीं, 1 टाइम ही केवल हो पाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से बच गया आपका 8, एक 0 लगेगा, बन जाएगा 80। 80 का मतलब हो गया कि आप टेबल 9 का पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा
9 नमा 81 होता है, तो 9 टाइम तो लगेगा नहीं, 8 टाइम ही आएगा 72, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये आपको हमने सोल्व कर लिया मिलके कि देखिए जी इस तरीके का होगा, तो ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो रेडिएट क्यों करता है, क्यों रेडिएशन यहाँ पर होता है। देखिए होता क्या है कि ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जब कोई ग्राउंड स्टेट से अपने ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो आप जैसे मान के चलिए ग्राउंड स्टेट में रहने के लिए इसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे मान के चलिए कि ये इसको अगर रुपये पैसे की बात करें तो यहाँ पर आपको रहने के लिए 10,000 पर मंथ रहेगा तो आप रह लेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर वाले में जाएंगे तो वहाँ आपको 20,000 पर मंथ कमाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, एक दिन आपको किसी ने 10,000 रुपया दे दिया। जब आपको किसी ने 10,000 रुपया यहाँ पर दे दिया, आपने कहा मेरे पास तो 20,000 हो गया, अब तो मैं ऊपर जाकर रह सकता हूँ, और आप तुरंत ऊपर चले गए। जब आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ तो हर महीने 20,000 चाहिए और यहाँ तो मैं 10,000 पर ही था। तो आप सोचते हैं कि यार अब हमें नीचे आना चाहिए, नहीं वापस आना चाहिए। तो वही इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ रहा होता है वापस, तो जितना एक्स्ट्रा उसने एनर्जी लिया था उस एनर्जी को बाहर निकालता है। वही एनर्जी जब वेव के रूप में होती है तो हमें अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं कि एनर्जी यहाँ पर इमिट कर रहा है, यानी रेडिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि n=3 से n=2 पर आ रहा है, और जो एनर्जी वो रेडिएट करेगा या इमिट करेगा वहाँ यहाँ हमने निकाल दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।